ये एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस का ग्राफ है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले 3 सालों में इस बैंक ने मात्र 1% का भी रिटर्न नहीं दिया है, 0% का रिटर्न दिया है। यानी कि जिन लोगों ने 3 साल पहले एचडीएफसी बैंक खरीदा ये सोचकर कि बैंक की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगी, शेयर प्राइस में भी ताबड़तोड़ ग्रोथ होगी, उन्हें कुछ भी नहीं मिला इस शेयर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि एचडीएफसी बैंक के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिसके चलते ये बैंक लोगों को रिटर्न्स नहीं दे पा रही है। क्या ये बैंक यहाँ पर एक टर्न अराउंड स्टोरी साबित हो सकती है? क्या आने वाले टाइम में यहाँ पर आप कुछ उम्मीद इस बैंक से रख सकते हो? आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर सिर्फ आज एचडीएफसी बैंक ही नहीं, बाकी बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, लॉजिकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अब देखिए, जो प्रॉब्लम पर्टिकुलरली क्रिएट हुई है, ये एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के बीच का जो मर्जर हुआ है उसके बाद काफ़ी बड़ी है, रिटर्न्स मिलना बिल्कुल बंद हो गया है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या सब कुछ सही तो चल रहा है। तो उसके लिए अगर हम थोड़ा कंपनी का जो भी बिजनेसेस है अलग अलग, उसमें कितना मार्केट शेयर कंपनी के पास है उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। तो रिटेल बैंकिंग से आ रहा है, मतलब आम लोग जो लोन लेते हैं। आम लोग कौन कौन से लोन ले रहे हैं? पर्सनल लोन ले रहे हैं, हाउसिंग लोन है, ऑटो लोन है। तो एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म ही है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी बड़ी मात्रा में हाउसिंग लोन और पर्सनल लोन ये लोग देते हैं और वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। उसके बाद होलसेल बैंकिंग, यानी कि जो कंपनीज है, कंपनी के करंट अकाउंट ले लीजिए, उनको लोन देना हो, वहाँ से भी ये लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और फिर नंबर 3 पर इनका इंश्योरेंस बिजनेस आता है, नंबर 4 पर ट्रेजरी, और फिर अदर्स में बाकी चीज़ें आ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर गड़बड़ कहाँ पर चल रही है। क्या पर्सनल लोन की तरफ कोई गड़बड़ है बैंक में, कोई हाउसिंग लोन की तरफ गड़बड़ है? पहले वो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे सामने कुछ डेटा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो कि यहाँ पर हमारा दिवाली कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जहां पर आपको हमारे शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स और फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 इस कॉम्बो में शेयर मार्केट के बेसिक से लेकर कंपनी कैसे ढूंढनी है, उसका फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करना है, उसका वैल्यूएशन कैसे निकालना है, उसमें मल्टीबैगर पोटेंशियल है या नहीं, सारी चीजें आप सीख जाएंगे। यानी कि अच्छी कंपनी कौन सी है, वो सही वैल्यूएशन पर है कि नहीं, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। 12,000 रुपीज़ का ये कॉम्बो आपको मिल रहा है सिर्फ 4,998 रुपीज़ में, जहां पर एक कोर्स की प्राइस में आपको 2 कोर्सेज के कॉम्बो मिल रहे हैं, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस और सर्टिफिकेट के साथ। तो इस ऑफर को किसी भी हालत में मिस आउट ना होने दे। इसकी डिस्काउंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और इस प्राइस में आपको ये कॉम्बो आगे कभी नहीं मिलेगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। ये दिवाली कॉम्बो वाली लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये E&Y अर्नस्ट एंड यंग का डेटा है जो ये बता रहा है कि पिछले साल में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो सालाना 16% की स्पीड से बढ़ी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो रिटेल लोन ग्रोथ है वो यहाँ पर बताया गया इस न्यूज़ में कि कम होकर 17.8% पर आई है ड्यू टू स्लो डाउन। अब आप सोचिए कि इट इज़ वेरी रेयर फॉर एनी इंडस्ट्री टू ग्रो एट दिस स्पीड। बहुत रेयर है 17.8% की स्पीड, मतलब बहुत क्रेजी है। अब ये आर्टिकल कहता है कि ये ग्रोथ कम हुई है, इससे भी ज़्यादा थी। अगर आप थोड़ा डेटा देख लेते हो तो पिछले कुछ टाइम में आप देख सकते हो कि इंडिया में जो लोन ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। कुछ टाइम पहले ये 20% तक चली गई थी, अभी 13, 14, 15% के करीब चल रही है। यहाँ पर लोन ग्रोथ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मंथ ऑन मंथ डेटा आपको 1-1.5 साल का है। यहाँ पर भी आपको एक पता चलता है कि 13% ग्रोथ फॉर एन इंडस्ट्री इज वेरी गुड, और 13% अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ है तो एक्चुअल में कंपनी उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ऊपर अगर हम देखें कि मार्केट शेयर में कोई कमी तो नहीं आई है, तो अलग अलग चीज़ों का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका हम मार्केट शेयर देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो हाउसिंग लोन में कंपनी का मार्केट शेयर काफ़ी तगड़ा है और ये जो मर्जर हुआ है इनका, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा पहुंच गया है। 23% पूरे इंडिया में जितने भी लोन्स बांट रहे हैं हाउसिंग लोन, उसमें से 23% किसके हैं? तो एचडीएफसी बैंक के हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। उसके बाद लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग में इनका मार्केट शेयर अच्छा है, मिड साइज कॉर्पोरेट बैंकिंग में इनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम जो है इनका, उसमें भी इनका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इंश्योरेंस में देखें तो उसके भी नंबर्स कुछ खराब नहीं है, डबल हुआ है पिछले 4-5 साल में। और अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में इनका जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा है, 31% से आ गया है 25% पर। तो इसका भी एक डेटा मेरे पास है। इसके बावजूद भी एचडीएफसी बैंक इंडिया में अभी भी नंबर 1 है क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स के बारे में, मतलब उनका क्रेडिट कार्ड यूज करके जो सबसे ज़्यादा स्पेंड हो रहा है इंडिया में। तो अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 43,741 करोड़ की स्पेंडिंग हुई एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा ही है। हालांकि इनका जो मार्केट शेयर है वो लगभग 1% से कम हुआ है। वहीं पर आईसीआईसीआई बैंक का लगभग 1% से बढ़ा है एंड एसबीआई कार्ड्स का भी लगभग 2-2.5% से कम हुआ है। तो पॉइंट यहाँ पर समझने के लिए आपके पास ये है कि रेवेन्यू में रिटेल बैंकिंग से 40% रेवेन्यू आ रहा है और उस 40% का मात्र 8% क्रेडिट कार्ड से आ रहा है। तो क्रेडिट कार्ड का ठीक है मार्केट शेयर और बाकी चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी मेन लोन सेगमेंट्स है वहाँ पर एचडीएफसी बैंक इज डूइंग गुड, और ये चीज़ आपको यहाँ से भी पता चल जाएगी। ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और इसे मैं प्रोडक्ट वाइज देख लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का जो रिटेल बैंकिंग से रेवेन्यू आ रहा था 2020-21 में वो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास था, अभी वो 2,33,000 करोड़ का हो गया है। ठीक है, तो दुगने से ज़्यादा बढ़ गया है। होलसेल बैंकिंग देखेंगे तो ये नंबर 60,000 के करीब था,
अब ये लगभग 3 गुना बढ़ गया है। तो होलसेल बैंकिंग में दे आर रियली डूइंग गुड। और उसके बाद अगर हम ट्रेजरी की बात करें तो ट्रेजरी में भी 25-26,000 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा था, वो अभी डबल से ज़्यादा बढ़ के 61,000 करोड़ पर आ गया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो हर एक सेगमेंट में जो मेन सेगमेंट है इस बैंक की, सब में कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। यहाँ पर थोड़ा नीचे हम आ जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा कि पिछले 10 साल में कंपनी की जो ग्रोथ है वो कंपाउंडेड सालाना 20% से भी ज़्यादा की है। पिछले 5 साल में भी वो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों भी 20% से ज़्यादा की स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। पिछले 3 साल में भी अराउंड 25% से ज़्यादा की कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ है, विच इज़ वेरी रेयर। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी पिछले 12 महीनों की बात करें तो पिछले 12 महीनों में कंपनी का रेवेन्यू 70% से बढ़ा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है 40% से। सो ये कुछ फाइनेंशियल्स है, तो फाइनेंशियल देख के आपको बहुत फर्क नजर आएगा कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। ऑन द अदर हैंड जो शेयर प्राइसेस है वो एकदम डल सी पड़ी है। नोबडी इज रेडी टू बाय एचडीएफसी बैंक। व्हाई? मैं बात करूंगा उसकी। 10 साल में तो अच्छे खासे रिटर्न्स दिए इन्होंने, निफ्टी सेंसेक्स के करीब ही। 5 साल में रिटर्न्स बहुत खराब है, मात्र 7% कंपाउंडेड सालाना। 3 साल में 0% और पिछले 1 साल में मात्र 10% का रिटर्न इस बैंक ने दिया है। सो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? तो प्रॉब्लम की बात करते हैं, और प्रॉब्लम सिर्फ एचडीएफसी बैंक की नहीं है। आप कोटक महिंद्रा बैंक को भी देखोगे और भी कई सारे बैंक्स को देखोगे, नॉन सरकारी बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स को, तो आपको सिमिलर सिचुएशन वहाँ पर भी दिखाई देगी कि बैंक्स आर ग्रोइंग वेरी फास्ट बट शेयर प्राइस इज नॉट इंक्रीजिंग। मैं कोटक महिंद्रा पर एक बार आता हूँ और दोनों का रीज़न थोड़ा बहुत सिमिलर है। सो दिस इज कोटक महिंद्रा बैंक और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगेन पिछले 10 साल की स्पीड देखो आप, लगभग 20% से कंपाउंडेड सालाना बढ़ रहा है। 20% इज ह्यूज। राकेश झुनझुनवाला का कंपाउंड सालाना पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न 20% ही था, 21%। 5 साल में भी इन्होंने 15% के आसपास की ग्रोथ दी है। पिछले 3 साल में भी 20% प्लस कंपाउंडेड सालाना, और पिछले 1 साल में भी अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर रही है। लेकिन ठीक है, 10 साल के पीरियड में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, 14% कंपाउंडेड सालाना। लेकिन पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी खराब रही है। पिछले 3 साल में इन्होंने एचडीएफसी ने तो 0 रिटर्न दिया, इन्होंने तो -2% रिटर्न दिया, उससे भी खराब। और पिछले 1 साल की बात करें तो मात्र 9% का रिटर्न यहाँ पर मिला है। सो वेयर इज द प्रॉब्लम लाइन? अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रॉब्लम यहाँ पर 2 है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बैंकिंग जो है वो एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है। क्यों, कैसे, उस पर आएंगे। और दूसरी चीज़ कि वेन एवर वी बाय गुड कंपनीज, कई बार हम उसके वैल्यूएशन पर ध्यान नहीं देते। हम डायरेक्टली ये सोचते हैं कि वैल्यूएशन क्या देखना है, लेट्स बाय द कंपनी डायरेक्टली। और यहीं पर हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ डेटा कि ये कोटक महिंद्रा बैंक है। यहाँ पर इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो है इट वेंट टू 40 के करीब चला गया था, 43 के करीब चला गया था इन 2021। तो जनरली क्या है कि आपका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वो अकेले में आपको कुछ नहीं बताता है। यू नीड टू कंपेयर दैट विद द ग्रोथ जो आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह से निकालनी है। तो अगर कोई कंपनी लगातार 20% से बढ़ रही है और आपको अगर लगता है कि वो कंपनी आने वाले टाइम में भी 20% से बढ़ती रहेगी, तो उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो उसकी जो ग्रोथ है लगभग उतना होना चाहिए। और कई बार थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो नहीं चलेगा। तो इस केस में कंपनी वॉज ग्रोइंग एट द स्पीड ऑफ 15 to 17%, और एट द सेम टाइम 2021 में शेयर प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 40 से भी ऊपर चला गया। अब होता क्या है कि कई बार कंपनीज अपनी जर्नी में स्टॉक मार्केट इज नॉट वेरी रैशनल कि बिजनेस ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो शेयर प्राइस भी ऐसे ही परफॉर्म करेगी। कई बार शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड हो जाती है तो कई बार अंडर वैल्यूड हो जाती है, और इसी के बीच आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होती है। कोटक महिंद्रा बैंक इज फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। हम इसे किसी भी प्राइस पर खरीद सकते हैं। खरीद लिया, प्रॉब्लम वहीं से आना शुरू हो गई क्योंकि 2 चीज़ें वहाँ पर हो गई। वैल्यूएशन की तो एक हो गई और दूसरी चीज़ हो गई इंटरेस्ट रेट्स की। इंटरेस्ट रेट्स की भी एक साइकिल होती है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो ये था कोटक महिंद्रा का। अगर हम एचडीएफसी बैंक की भी बात करें तो ये एचडीएफसी बैंक का पी रेशो है जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर। अब देखिए बैंक ने बहुत अच्छी ग्रोथ शुरुआत से दी है, 20%, 18% की ग्रोथ हमेशा से रही है। लेकिन आप देख सकते हो कि इस पूरी जर्नी में कभी 44 तक पी रेशो चला गया, ओवर वैल्यूड हो गई, कभी बहुत कम पर आ गया, ठीक है, 19-20 पर आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। तो ये जर्नी में होता रहता है। इवन तो बिजनेस एचडीएफसी जितनी कंसिस्टेंट बैंक कोई नहीं है। मतलब मैं आपको कुछ डेटा के हिसाब से यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हाउ कंसिस्टेंट एचडीएफसी इज। ग्रॉस एनपीए देखिए, मार्केट में कई बार खराब टाइम पीरियड आते हैं। खराब टाइम पीरियड में होता है कि डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप कोरोना का टाइम देख लीजिए, आप 2008-9 का टाइम देख लीजिए, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी और बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। लेकिन अगर हम ग्रॉस एनपीए अगर मैं एचडीएफसी बैंक का देखूँ और उसे मैं कंपेयर करूँ फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक से, सो यू कैन सी हाउ कंसिस्टेंट एचडीएफसी बैंक इज। 2 के करीब और 2 से कम ही इनका ग्रॉस एनपीए रहा है, और नेट एनपीए तो उससे भी बहुत कम। वहीं पर अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ तो कभी 9 पर जा रहा है, कभी 4 पर जा रहा है, कभी 3 पर जा रहा है। मतलब अगर बिजनेस कंसिस्टेंसी की अगर बात करूँ, सो एचडीएफसी इज लाइक अ एपिटोम। एचडीएफसी एक आइडियल बैंक है फॉर एनी न्यू बैंक
कि अगर किसी से कुछ सीखना है तो HDFC से सीखना है कि हमेशा से अपने डिफ़ॉल्ट कंट्रोल में रखे हैं, हमेशा से अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस इन्हें बहुत अच्छे से दिखाई है। पर अगर 3 साल पहले की बात करो और आज की बात करें तो जहाँ पर क्लोज टू 30 उसका पी रेशो चला गया था, उसमें करेक्शन आ गया और जो प्राइस टू अर्निंग रेशो वही 20 के करीब आ गई है। जितनी की कंपनी की फिलहाल ग्रोथ है उससे ज़्यादा की ग्रोथ है। सो ओवरऑल अगर हम प्रॉपर वैल्यूएशन निकालें, मतलब मैंने जितना एनालिसिस किया है, मैंने जितनी इसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग निकाली है, तो मुझे एक चीज़ पता चली है कि HDFC बैंक मतलब मेरे अनुसार विल ग्रो एट अ वेरी गुड स्पीड। 18-20 करना बैंक के लिए उतना टफ नहीं जाएगा। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी राइट नाउ जो आपने ग्रोथ देखी पिछले 1 साल में 3 साल में, विच इज़ वेरी वेरी फास्ट इन स्पाइट ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स। ये इंटरेस्ट रेट का ग्राफ आप देख लीजिए तो पिछले कुछ टाइम में इंटरेस्ट रेट 4% से, मतलब जो 2020-21 में 4% का इंटरेस्ट रेट था वो सीधा 6.5% पर आया है और पिछले लंबे टाइम से वो 6.5% पर है। ऐसे हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में भी इंडियन लोन मार्केट इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। रिटेल लोन मार्केट इज ग्रोइंग एट द स्पीड ऑफ 15, 16, 17%। और इसी बीच HDFC बैंक हो, आप ICICI बैंक ले लो, आप कोटक महिंद्रा बैंक ले लो, दे आर स्टिल डूइंग रियली रियली वेल। बस दिक्कत ये है कि यहाँ पर PE का करेक्शन हो गया है और दूसरी चीज़ इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो कई बार जो बड़ी बड़ी बैंक्स है दे आर साइक्लिकल इन नेचर, उनके शेयर प्राइसेस साइक्लिकल इन नेचर। बिजनेस शायद उनका इतना साइक्लिकल ना रहे लेकिन शेयर प्राइसेस साइक्लिकल होती है। जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं तो शेयर प्राइस ज़्यादा मूव नहीं करती है। आप कई सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लीजिए, आपको कचरे के भाव में मिल जाएगी आज यही बैंक जो बहुत कम PE रेशो पर ट्रेड हो रही है, ये लो इंटरेस्ट रेट के टाइम बहुत हाई PE रेशो पर ट्रेड होती है। तब हर कोई इनके पीछे रहता है। आई मीन इफ़ यू टॉक अबाउट कोटक महिंद्रा बैंक, कुछ साल पहले इट वॉज अ डार्लिंग ऑफ होल बैंकिंग सेक्टर, हर कोई कोटक कर रहा था। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि जब वैल्यूएशन को बैंक फंडामेंटली कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर वो ओवर वैल्यूड हो जाती है तो कभी ना कभी उसको करेक्ट होना ज़रूरी है। और यही फिर मार्केट की ब्यूटी है कि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। लो की गलती है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अगर आप एक अच्छी कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर खरीदते हो और बाद में आप उसी कंपनी को बहुत ही क्रेजी वैल्यूएशन पर खरीद लेते हो, अंडर वैल्यूड वैल्यूएशन पर, तो आपके रिटर्न्स लगभग सेम टाइम पीरियड में, इनफैक्ट कई बार कम टाइम पीरियड में भी नॉर्मल से ज़्यादा हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं। और यही ब्यूटी है कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं शेयर मार्केट में इसलिए हूँ बिकॉज पीपल डू मिस्टेक्स हियर, दो दे सेल एनीथिंग, दे बाय एनीथिंग समटाइम्स, एंड वहीं पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि बाहर नहीं है। स्टॉक मार्केट के बाहर आएंगे तो वो लोग बहुत लॉजिकल बातें करते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में लॉजिकल बातें नहीं होती हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये एक साइकिल है। इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम हो जाएगी यहाँ पर साइकिल चेंज हो जाएगी शेयर प्राइसेस। अब ना ये जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कब कम होंगे ये तो RBI गवर्नर ही बता सकते हैं, लेकिन करंट सिचुएशन को अगर देखा जाए और ईरान पर अगर इजराइल वॉर नहीं करता है तो मुझे लगता है कि अगले 6-8 महीने में इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए। लेकिन अगर इजराइल ईरान पर वॉर करता है तो उसके साइड इफेक्ट बता देता हूँ मैं आपको। ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएगी, हर एक चीज़, मतलब देखिए ईरान से 90% ऑयल किसी को जाता है तो वो अकेले चाइना को जाता है, बाकी कंट्री का ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन उस चीज़ से ऑयल प्रोडक्शन घट जाएगा, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और याद रखना कि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो हर एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है, क्योंकि वो हर एक चीज़ आपके पास किसी न किसी ट्रांसपोर्टेशन तरीके के जरिए आई है। और आज भी मतलब EV वगैरह चल रहा है, लेकिन आज भी हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इन सारी चीज़ों पर है। तो अगर वो होता है तो इंटरेस्ट रेट्स कट का मामला और ढकेला जा सकता है। अब देखिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए क्यों गए, ताकि महंगाई को कंट्रोल में लाया जाए, वो लाया है। लेकिन अगर ईरान और इजराइल वाला मामला हो जाता है तो फिर महंगाई शायद और बढ़ सकती है, तो उस टाइम RBI इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकता। तो मतलब ये कंडीशन है। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो अगले 6-8 महीनों में या शायद उससे पहले भी आपको इंटरेस्ट रेट्स में कटौती देखने मिल सकती है। US ने किया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, उन्होंने धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स को कम करना शुरू किया है, जिसके बाद इकोनॉमी में एक नई ग्रोथ आती है, एक ऊर्जा आती है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स है उस पर इतने सारे लोग लोन ले रहे हैं, तो इमेजिन कीजिए कि इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाएंगे तो कितनी क्रेजी ग्रोथ यहाँ पर होगी। सो बैंकिंग सेक्टर इज लाइक फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years एवरीबडी इज गोइंग आफ्टर लोन्स। पूरी इकोनॉमी लोन पर चल रही है, पूरी इकोनॉमी शो ऑफ की चल रही है, हर किसी को बड़े से बड़ा बंगला लेना है लेकिन लोन पर। आई मीन अगर आप सब्सक्राइबर है फिनोशियंस को, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि लोन से जितना दूर रह सको उतना दूर रहो। बिजनेस में हो या बाकी चीज़ों में हो, कई बार हमें लगता है कि उसके बिना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड, कई बार आपके लिए घातक हो सकती है। तो अगर शांतिपूर्वक ज़िंदगी जीना है, मतलब अगर लोन लेना ही है तो कम से कम पर काम चलाया जाए, तो उस तरह की चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिए। अभी इसी बीच पिछले 3-4 सालों में, जहाँ पर शेयर प्राइस नहीं बढ़ रही है, लेकिन पिछले 3 सालों में फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। पिछले 3 सालों में कंपनी के रिजर्व 2 लाख करोड़ से 4.5 लाख करोड़ पर गए हैं। इन्हीं 3 सालों में कंपनी सारे पैरामीटर्स पर खरी उतरी है, सारे पैरामीटर्स पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी सारे बैंक से काफ़ी बढ़े हुए थे, जिनका करेक्शन अभी पाया गया है। और जब तक ये इंटरेस्ट रेट हाई है तब तक यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट होना मुश्किल है। लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट्स डाउन हो जाएंगे,
वैसे मार्केट में लोन की डिमांड और बढ़ेगी, जिसको देखते हुए इनके शेयर प्राइस ग्रोथ में भी आपको इजाफा तब से मिल सकता है। और रिसेंटली मैं इनका कॉन्फ्रेंस कॉल सुन रहा था, तब मैंने देखा कि HDFC बैंक इज डूइंग वेरी वेरी गुड ऑन द ब्रांच एक्सपांशन साइड। इन्होंने सिर्फ पिछले साल 2023 में 1500 ब्रांचेस ऐड की है, जिससे इनका टोटल नंबर 8000 के करीब चला गया है। और 2024 में अब ये बैंक 1000 और ब्रांचेस ऐड करने जा रही है। अब ये न्यूज़ सुन के मेरे दिमाग में एक सवाल आया था कि अब हर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, नेट बैंकिंग कर रहा है। अब मेरे दिमाग में ये सवाल था कि ब्रांच क्या इतनी एफिशिएंटली काम कर रही है? तो पर ब्रांच जो पर्टिकुलर कुछ रेशोज मैंने देखे तो उसमें ये दिखाई दिया मुझे कि इंटरेस्ट इनकम पर ब्रांच बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट पर ब्रांच लगभग 4.5 पौने 5 करोड़ से 7 करोड़ के करीब चला गया है, और बिजनेस पर ब्रांच भी लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं है। तो बैंक इज नाउ फोकसिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोलो। रूरल सेमी अर्बन एरियाज़ में 51% टोटल ब्रांचेस इनकी अब तक हो चुकी है, और रूरल और सेमी अर्बन में और डीप पेनिट्रेशन ये चाहते हैं और ज़्यादा एक्सपांशन वहाँ पर चाहते हैं। सो ओवरऑल फंडामेंटली मुझे कुछ प्रॉब्लम अभी तक नज़र नहीं आया है, बट द ओनली प्रॉब्लम और ओनली मिस्टेक दैट पीपल डू इज़ लाइक, जब मार्केट में बहुत इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा रहता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर का, तो लोगों को लगता है कि अच्छा यहाँ से भी शेयर प्राइसेस डबल होगी, वैसा होगा, ऐसा होगा। तो होता क्या है कि कई बार कंपनी ओवर वैल्यूड से नॉर्मल वैल्यूएशन पर नहीं आती, सीधा अंडर वैल्यूड हो जाती है। और इसी तरह की सिचुएशन कई सारी बैंक्स में है। तो आपको आगे भी ये ट्रैक करना होगा कि जो भी बैंक आप चुन रहे हो, क्या आगे भी वो उसी तरह की ग्रोथ देगी क्या। सो जहाँ तक HDFC का मैंने एनालिसिस किया है, तो पर्सनली मुझे ये लगता है कि इट इज़ ऑन अ वेरी गुड ट्रैक फंडामेंटली। बट और भी चीज़ें आपको कॉन्फ्रेंस कॉल उनके सुन के पता चली कि उनके CF और बाकी लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करते रहते हैं। वो आप सुनिए, बाकी चीज़ें सुनिए, और उसके बाद वैल्यूएशन, सही वैल्यूएशन करके ही किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज इसी तरह की चीज़ें बहुत कॉमन है बहुत सारी सेक्टर्स में, बहुत सारी कंपनीज़ में, कि 3-3, 4-4 साल आपको रिटर्न्स नहीं मिलते, इवन दो कंपनी इज डूइंग गुड, क्योंकि आपने उसे ओवर वैल्यूड वैल्यूएशन पर खरीदा और उसके बाद वो शेयर प्राइस इतनी गिरी कि सीधा वो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया। एंड दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल इन इंडिया। और हाँ, इस बैंक के बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मैंने ढूंढने की कोशिश की। बस क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव इनके नंबर्स हो गए हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से उनको ज़्यादा रेवेन्यू आता नहीं है। टोटल रेवेन्यू में से 3 to 4% रेवेन्यू इनका क्रेडिट कार्ड से आता है, जो कुछ ज़्यादा मायने रखता नहीं है। बट अदरवाइज मैंने बहुत कोशिश की गोल्ड लोन की तरफ, तो गोल्ड लोन की तरफ भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपको एक लास्ट में डेटा दिखा देता हूँ मैं। पॉइंट ये कि जब मैं गोल्ड लोन के बारे में पढ़ रहा था, तब मुझे पता चला कि इंडिया का मेजॉरिटी गोल्ड लोन मार्केट जो है वो लोकल साहूकार है, और कई सारे लोकल ज्वेलर्स हैं ना, वो भी गोल्ड लोन की स्कीम चला लेते हैं। तो पूरा अनऑर्गेनाइज मार्केट है। तो NBFCs जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, अलग अलग NBFCs ने इसे, मुथूट फाइनेंस है, बाकी NBFCs हैं, इन्होंने इसमें बहुत काम किया और गोल्ड लोन को मेन स्ट्रीम में लाया। लेकिन अब गोल्ड लोन पर अब NBFCs काम कर ही रही थी, सब कुछ उनका सही चल ही रहा था, तो बैंक ने सोचा कि क्यों ना हम भी यहाँ पर चले जाएं। और रिसेंटली बहुत सारी जो बैंक्स हैं वो अभी यहाँ पर जा रही है। और आप ये देख सकते हो इस ग्राफ में कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो है उनका, रेड वालों का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और जो अनऑर्गेनाइज है उनका लगातार कम हो रहा है। और उसमें भी ऑर्गेनाइज में 65% मार्केट शेयर जो था वो NBFCs के पास था, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है और वो जा रहे हैं बैंक्स के पास। बैंक यहाँ पर जो NBFCs है उनके बिजनेस पर हाथ मार रही है, और छोटा मोटा नहीं। आपको कुछ नंबर बता देता हूँ कि पिछले एक साल में SBI का जो गोल्ड लोन का सेगमेंट है वो 21% से बढ़ा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 62% से बढ़ा है, HDFC 23% एंड एक्सिस बैंक 26%, ऑलमोस्ट एवरी अदर बैंक। सो लोन सेगमेंट इज वेरी वेरी हॉट। तो आप ये मत समझिए कि शेयर प्राइसेस डाउन है, बाकी चीज़ें डाउन है, तो बैंकिंग सेक्टर इज लाइक गॉन। नो, पोटेंशियल इसमें ज़बरदस्त है, बस आपको ज़रूरत है सही वैल्यूएशन पर सही चीज़ें पकड़ने की। उसके लिए आपको थोड़ा डीप स्टडी, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, और बिजनेस से भी थोड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अब ये गोल्ड लोन का सीन इतना अच्छा चल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कोटक ने 100 गोल्ड लोन ब्रांचेस खोली है और प्लान कर रहे हैं कि 50 और उन्हें ऐड करनी है। सिमिलरली HDFC बैंक भी अभी रूरल सेमी अर्बन में जा रही है, ताकि छोटे से छोटा जो लोन सेगमेंट है उसको भी टैप करके एक बड़ा सेगमेंट बनाए, ताकि फ्यूचर में उनके लिए अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सके। ये लुकिंग एट दिस कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ गोल्ड लोन मार्केट जा रहा है, तो गोल्ड लोन में अच्छी कंपनीज आप ढूंढोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। मैंने खुद गोल्ड लोन कंपनीज़ को ढूंढना शुरू किया है, उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आती है, तो एक वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो उस पर एक वीडियो आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। रिसर्च में मुझे लगेंगे 15 दिन, 1 महीना, लेकिन 1 महीने के अंदर में एक वीडियो निकालने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग प्लेयर इस इंडस्ट्री में है जो तगड़े लेवल पर गोल्ड लोन में काम कर रहे हैं। सो ये है HDFC बैंक की कहानी। आई होप आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। कंक्लूजन में एक चीज़ कहना चाहूँगा, बेंजामिन ग्राहम जो कहते थे कि इन द शॉर्ट रन स्टॉक मार्केट इज़ लाइक अ वोटिंग मशीन, कुछ भी होता रहता है, बट इन द लॉन्ग रन इट इज़ लाइक अ वेइंग मशीन। जो वेट है, एक्चुअल वेट, वो आपको दिखेगा, जो एक्चुअल फंडामेंटल्स है वो लॉन्ग टर्म में आपको दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि HDFC बैंक हमेशा यहीं पर ही होगी, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज द बिजनेस इज एक्चुअली ग्रोइंग। तो बिजनेस ग्रो करेगा तो लॉन्ग टर्म में, मतलब टाइम लग सकता है थोड़ा, बट सूनर और लेटर जो शेयर प्राइस है उसे फंडामेंटल्स की तरफ जाना ही होगा, उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में जाना ही होगा।
जाते जाते हमारी कॉम्बो ऑफर को जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि इस तरह की ऑफर्स आपको बाद में नहीं मिलेगी। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न शेयर मार्केट इन डेप्थ इन डिटेल इस दिवाली। और ये सारे कॉम्बोज देखने के बाद इस तरह का एनालिसिस आप खुद भी कर पाएंगे। आपको उसके बाद किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर आप बन पाएंगे। सो आज हम यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।